नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 86 यानी कार्यपत्रक संख्या 86 को पढ़ने और समझने वाले हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें एक गद्यांश दिया गया है। उस गद्यांश को पढ़कर उसमें जो समास दिए गए उनको हमें पहचानना है, समास का नाम लिखना है, समास विग्रह करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 86 यानी कार्यपत्रक संख्या 86 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम व्याकरण में समास को समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 15 फरवरी 2021। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द समास युक्त है। इन शब्दों को ढूंढकर हमें लिखना है। समास विग्रह करके हमें यही बताना है कि समास कौन से प्रयुक्त किए गए। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ शब्द हैं वो हम पहचान कर अलग निकालेंगे और उनका समास है वो हमें बताना है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। अब यहां पर समास कैसे पता चलेगा कि समास कौन से होते हैं? समास जो दो शब्दों के मिलने से बने होते हैं, ओके, वो समास होते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा करना, लघु करना। तो दो शब्दों से मिलके जिनके अलग अलग अर्थ हों, उनसे मिलके एक नया शब्द बनता है और जो नया शब्द बनता है उसका एक अलग ही अर्थ निकल के आता है, उसे हम समास बोलते हैं। तो हम आसानी से पहचान पाएंगे कि जो दो शब्दों से मिलके बना है, ओके। तो यहाँ पे जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पढ़ले दर्जे का यानी ऊपरी दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो हम उसे कहते हैं वो गधा है, ओके। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि वास्तव में गधा बेवकूफ होता है या नहीं होता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। और कुत्ता भी गरीब, बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे क्रोध भी आ जाता है। किंतु गधे को कभी हमने क्रोध करते नहीं सुना, ना ही उसे देखा। चाहे जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। विशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने कभी ज्यादा खुश होते हुए गधे को नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक विषाद यानी स्थायी भाव से, स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद अवसाद कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, वो उसके चेहरे पर दिखाई देता है। सुख दुख, लाभ हानि या किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए। प्रकाष्ठा मतलब ऊपर तक पहुंच गए। जो भी गुण होने चाहिए, मतलब शांत है, सब चीज़ों को एक समान रूप से भाव से लेते हैं, मेहनत से नहीं कतराते हैं, पर उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। आदमी, हम उसे बेवकूफ़ कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं होता। जो जितना सीधा होता है उतना ही उसके लिए समस्याएं ज़्यादा होती है। सीधे पेड़ जितने सीधे होंगे सबसे पहले उन्हें ही काटा जाता है। देखिए ने भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। ऐसा जो पश्चिमी देश है वो मानते हैं कि ये उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो शायद सभ्य कहलाने लगे। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया जब 1904 में उन्होंने रूस को हरा दिया था। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जिसको भी इसी तरीके से दुत्कारा जाता है, अपमान किया जाता है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बेल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताऊ का भी उपयोग करते हैं, यानी कि बेल का उपयोग करते हैं। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, लेकिन हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष वो प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा ही रहेगा। तो ये हमने पढ़ा। हमें पढ़ने से गद्यांश से कोई मतलब नहीं था। हमें यहाँ पर ये देखना था काफ़ी सारे शब्द हैं जो ऐसे हैं जो समास शब्द हैं, यानी दो शब्दों के मिलने से बने। अब उन समास शब्द हैं उनकी पहचान करना है और हमें लिखना है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा दिया गया। पहला जो टास्क दिया गया, हमें कुछ असमास जो समास शब्द हैं उनको ढूंढना है, उनका समास विग्रह करना है, उनको अलग अलग करना है, और समास कौन सा है वो हमें लिखना है। तो पहला शब्द है कुसमय। कुसमय मतलब
खराब है जो समय, इसका समास विग्रह होगा। और यहाँ पर क्रमधारय समास है। क्रमधारय समास में एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। ओके, ऐसा तत्पुरुष में भी होता है। तो क्रमधारय और तत्पुरुष में अंतर ये होता है कि यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं होते, कर्ता ने, कर्म को, करण से होता है ना, तो वो कारक चिन्ह यहाँ पर नहीं होते। तो वहां पर यानी कि एक क्या होगा, विशेषण, और एक होगा विशेष्य। यहाँ पे समय की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्रमधारय समास है। अनादर, नए आदर, यहाँ पे नई तत्पुरुष समास है। एक नई तत्पुरुष समास भी होता है जिसको शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, नई तत्पुरुष समास। ओके, नई तत्पुरुष समास जिसमें नए का भाव होता है, जिसमें नए वाले शब्द होते हैं, वो नई तत्पुरुष समास में आते हैं। सद्गुण, अच्छे हैं जो गुण, गुण कौन से गुण, अच्छे वाले गुण, तो यहाँ पे भी क्रमधारय समास है, कारक चिन्ह नहीं है ना, विशेषण विशेष्य है। सुख दुख दोनों एक बराबर है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, द्वंद्व दोनों बराबर हो, जैसे माता पिता, रोटी पानी दोनों एक बराबर होते हैं ना, तो वहां पर होते द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों ही बलशाली है, दोनों ही पद है वो प्रधान है। लाभ हानि, लाभ और हानि दोनों ही एक बराबर है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। लड़ाई झगड़ा, यहाँ पर लड़ाई और झगड़ा है, दोनों में भी दोनों पद एक समान है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। सर्वश्रेष्ठ, सभी में श्रेष्ठ, यहाँ पर भी क्रमधारय समास होगा। सभी में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ की विशेषता बताई जा रही, कौन सा श्रेष्ठ, जो सभी में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। पराकाष्ठा, पर है जो काष्ठा, यहाँ पर भी क्रमधारय समास है। मिलते जुलते, मिलते और जुलते, यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। तो ये द्वंद्व समास, क्रमधारय समास है और तत्पुरुष समास है, उनका मुख्य तौर पर यहाँ पर प्रयोग किया गया। अब हमें दूसरा प्रश्न दिया गया कि उन समास के नाम लिखिए जिनका उदाहरण उपरोक्त दिए गए गद्यांश में नहीं मिले। तो उनमें अवयवी भाव, अवयवी भाव में पहला जो पद होता है वो अविकारी होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रति अविकारी। अविकारी कौन सा होता है कि चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रति ही लिखा जाएगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे अवयवी भाव में वो होते हैं जिनमें पहला जो पद होता है वो अवयव होता है, अविकारी होता है। ओके, द्विगु समास का भी प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया। द्विगु समास में पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, जैसे नवरात्र, नवरात्रि का समूह, नवरात्र हो गया ना, तो वो यहाँ पे क्या होगा, चौमासा हो गया, चौराहा हो गया। तो जहाँ पे पहला पद संख्यावाचक होता है वहां द्विगु समास होता है। और बहुवीरी समास, बहुवीरी समास कौन सा होता है, जहां पर किसी तीसरे पद की बात की गई। दशानन, 10 है जिसके आनन यानी मुख, किसकी बात की जा रही है, रावण की बात की जा रही है। ओके, तो वहां पर कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। तो इन समासों की बात इस गद्यांश में नहीं की गई। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।